फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। स्वाइन फ्लू को खत्म करने का सबसे नया फॉर्मूला मिल गया है। भारत के एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट ने तैयार किया है ऐसा कैप्सूल जिसमें है स्वाइन फ्लू के पूरे 90 दुश्मन। एक एक दुश्मन स्वाइन फ्लू को खत्म करने के लिए काफी है। आपको सिर्फ घर में बैठकर यह कैप्सूल खाना है और स्वाइन फ्लू की छुट्टी तय है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस चमत्कारी कैप्सूल में कोई केमिकल नहीं है। इस कैप्सूल में मिला है गाय का खास दूध। ये सफेद कैप्सूल स्वाइन फ्लू की छुट्टी कर सकता है, लेकिन इस रामबाण कैप्सूल का असली राज छुपा है इसके अंदर। इस कैप्सूल के अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके बावजूद ये स्वाइन फ्लू का दुश्मन है। सवाल उठता है कि आखिर इस छोटे से कैप्सूल में ऐसा क्या है कि ये स्वाइन फ्लू का विनाश कर देगा। इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। यही डॉक्टर विजय भटकर जिन्होंने देश को पहला सुपर कंप्यूटर परम दिया था। डॉक्टर विजय भटकर का दावा है कि ये कैप्सूल स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि इसमें मिला है गौ पीयूष। गौ पीयूष यानी गाय का वो पहला दूध जो वो प्रसव के बाद देती है। डॉक्टर भटकर का दावा है कि गौ पीयूष में 90 ऐसे घटक होते हैं जो स्वाइन फ्लू को भगा सकते हैं, यानी एक कैप्सूल में छिपे हैं स्वाइन फ्लू के 90 दुश्मन। बढ़ सकती है इसमें, तो इसका इफेक्ट किया जाए। बाद में देखा गया कि ये गो पीयूष इन्फ्लुएंजा के बारे में, इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इलनेसेस ILI जो इफेक्ट है उसमें काफ़ी एकदम प्रभावी मानी गई है। तो ये स्वाइन फ्लू में प्रभावी हो सकती है, वो हमारा दावा था। तो हमने उसी फिर हमने ये कैसे तैयार किया जाए। इसे लेना भी बहुत आसान है। आपको सुबह, दोपहर और शाम बस एक एक कैप्सूल खाना है। बस ऐसे ही 10 दिन तक इस गौ पीयूष वाले कैप्सूल को खाइए और स्वाइन फ्लू को हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए। गौ पीयूष का एक कैप्सूल सिर्फ स्वाइन फ्लू के खिलाफ ही नहीं, बल्कि कई बड़ी बीमारियों में भी कारगर साबित हो चुका है। इस कैप्सूल की कामयाबी पर WHO भी अपनी मोहर लगा चुका है। ऐसे में डॉक्टर विजय भटकर और बाबा रामदेव जैसे आयुर्वेद के जानकारों के दिए उपाय ही स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है। की गो पीयूष हे एक प्रतिबंधक, एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रतिबंधक असू शकतं। त्याचमुळेच म्हणजे गायीचे वास्तव जगतात त्याच्यामध्ये आणि तिची प्रथा होती, आपल्या इथे गो पीयूष प्राशन करण्याची प्रथा होती, मग ती पुढे लुप्त झाली। आणि आम्हाला ते साड्याचे हे जे काऊ कोलोस्ट्रम जे इंग्रजीत म्हटला जातो आणि गो पीयूष ज्याला संस्कृतमध्ये म्हटलं जातं त्याचं प्राशन केल्यामुळे होतं। या सर्व गोष्टी म्हणजे असे इंटिग्रेटेड प्रोटोकॉल आम्ही तयार केला आहे। नमस्कार, मी ऋषी देसाई। स्वाइन फ्लू रोखण्यासाठी गो पीयूष आकार घेत हे औषध लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलंय। स्वाइन फ्लूमुळे सगळं जग धास्तावलंय। त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारचे वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत। हा आजार संसर्गिक असल्यानं स्वतःची काळजी घेणं हा उत्तम उपाय असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे। मात्र या आजारावर आयुर्वेदिक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न इंडियन फ्लूचा प्रतिकार करण्यासाठी गो पीयूष हा उत्तम उपाय असल्याचा संस्थेचा दावा आहे। स्पेसिफिक अँटीबॉडीज आहेत, अनेक प्रकारचे ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत, ट्रान्सफॉर्म फॅक्टर्स आहेत, इम्युनोग्लोबिन्स आहेत। अशा प्रत्येकाचं काय ॲक्शन्स होत आहेत ते रिसर्च झालेलं आहे याच्यामध्ये। त्यामध्ये तुम्ही कॅनॉट कम्पेअर टामी फ्लू आणि विथ दिस वन, इट इज जस्ट अँटीव्हायरल। यामध्ये दिस इज एनहान्सेस युअर एंटायर इम्युनिटी सिस्टम। गो पीयूष इन्फ्लुएन्झा सारख्या आजारात गो पीयूष हे प्रभावी रसायन असल्याचंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे। आजार बरा होण्यासाठी 3 गोष्टी गरज असतात। एक म्हणजे स्वतःची प्रतिकारशक्ती आणि अवेलेबल मेडिसिन्स, या 2 गोष्टीच्या बरोबर मग इथं स्वतःची प्रतिकारशक्ती वाढवायसाठी गो पीयूषाचा उपयोग होईल। गो पीयूष सध्या गोळ्यांच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आलं। नमस्कार, विजय राम, आपण पाहताय झी24 तास बातम्या। खास 24 तास पुण्यात स्वाइन फ्लूनं पहिला बळी घेतला। सुरुवातीला या संदर्भातल्या बातम्या पाहूयात। पुण्यामध्ये सध्या एक पत्रकार परिषद सुरू आहे। पुण्यामध्ये स्वाइन फ्लू या रोगावर एक प्रभावी औषध, आयुर्वेदिक औषध शोधून काढण्यात आलंय। थेट आपण या पत्रकार परिषदेला जाऊयात। इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ केअर अवेलेबल आहे, त्याच्यामध्ये वी आर एबल अँड वी आर इन द कॅप्सूल फॉर्म वी आर मेकिंग इट अवेलेबल। इट इज लाईक अशा प्रकारचे कॅप्सूल असतात त्या, आणि यू कॅन इट इज लाईक ए मिल्क पावडर। आधी मी सांगितल्याप्रमाणे दी सपोर्ट समवे, बट इट इज GMP मॅन्युफॅक्चर्ड इन द ब्रँड नेम ऑफ इम्युरिच इंटरनॅशनली ऑल्सो। त्याच्यामध्ये वॅक्सिन स्टडीज, वॅक्सिनची आणि याची जेव्हा कंपॅरिझन करण्यात आली तर दिस इज शोन इन द रिसर्च स्टडीज ऑल्सो इट थ्राइस मोर इफेक्टिव्ह
and the available vaccines right now, which are for different strains. तर अशा संदर्भात सुरू जर खऱ्या अर्थानं मस्त आहे both ways. It is both ways. More preventive झाल्यानंतर त्या it supplements. मी सांगतो we are not saying that is in addition to this one, because this process will accelerate and enhance the recovery. Each case has to be seen, and particularly for the children, the susceptible group of. रांगा लावल्या होत्या. दरम्यान स्वाईन फ्लूवर आयुर्वेदात प्रतिबंधात्मक उपचार असल्याचा दावा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ केंद्रानं केला आहे. पुणे में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए स्वाइन फ्लू का खौफ पसरा है, तो यहाँ की इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ के डॉक्टरों का दावा है कि उसके पास स्वाइन फ्लू पर रोक लगाने की दवा मौजूद है. संस्था के डॉक्टरों के मुताबिक उनके संस्थान ने गाय के पहले दूध से ही एक ऐसी दवा बनाई है जो H1N1 वायरस पर लगाम लगाने में कारगर है. 7,000 टेस्ट हुए, 7,000 रोगियों के व्याधियों पे लास्ट 18 महीने में इसमें काम चल रहा है. उसमें से जो 20% जो थे वो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस और इलनेसेस के बारे में था, और हमारे जो रिजल्ट्स उसमें आए, वो जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो सामने आया उसमें बहुत ही इफेक्टिव माना गया. इंस्टीट्यूट का कहना है कि संस्थान ने जो दवा तैयार की है उसे FDA की मान्यता प्राप्त है. FDA ने स्वाइन फ्लू में इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए नमस्कार. संध्याकाळच्या महाराष्ट्र माझात आपलं स्वागत. स्वाईन फ्लूवर आता आयुर्वेदातही उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. शास्त्रज्ञ विजय भटकर यांच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह हेल्थ केअर या संस्थेनं स्वाईन फ्लूच्या प्रतिबंधासाठी आयुर्वेदिक उपचार सुचवलेत. गोपीयूष हे स्वाईन फ्लूच्या प्रतिबंधासाठी प्रभावी औषध ठरेल असा दावा संस्थेनं केलाय. भारतातही यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गोपीयूष असं काय, म्हणजे गोपीयूष म्हणजे अमृत आहे, भूतलावरचे अमृत जे मानले गेले आपल्या ग्रंथामध्ये सांगितलं गेलं आहे की गोपीयूष हे आहे, हे जर आपण वापरू शकतो याच्यामध्ये, याच व्याधीमध्ये नव्हे पण अनेक व्याधीमध्ये आपण करू शकतो, पण पर्टिक्युलरली इन्फ्लुएन्झासाठी आणि स्वाईन फ्लू ते फार इफेक्टिव्ह होऊ शकेल असं आम्हाला. તનના તંદુરસ્તી સાથે અને આત્માના પરમાત્મા સાથેના મિલન એટલે કે યોગ વિશેનું રહસ્ય જાણો. યોગ વિજ્ઞાન રહસ્યમાં દરરોજ સાંજે 7:30 કલાકે ગુજરાત ન્યૂઝ પર. તો મિત્રો, ગાયના દૂધના પહેલા 16 કલાકના વાછડું પેદા થયા પછીના પહેલા 16 કલાકની અંદર જે દૂધ આવે છે, પરમાત્મા તરફથી, પ્રકૃતિ તરફથી જે ચમત્કાર વરસે છે, શું છે એવા દૂધમાં, એની શું મહત્તા છે, શાસ્ત્રોક્ત મહત્તા શું છે, વૈજ્ઞાનિક મહત્તા શું છે, તમે વિજ્ઞાનની ભાષામાં એને સાંભળવા માંગો છો? એને મેડિકલ સમર્થન જાણવા માંગો છો? કદાચ યોગના દૃષ્ટિકોણથી હું વાત કરતો હોઉં, પણ જો એને વૈજ્ઞાનિક સમર્થન મળે તો તમને મજા પડે કે નહીં? અરે ફટાફટ. અને વિદેશમાંથી જે આપણા દેશમાં ઠલવાય છે ને, એ બહુ મોંઘેરું હોય છે, લૂંટફાટ ચાલે છે, એમાં પણ લૂંટફાટ ચાલે છે, પણ તમને એકદમ સસ્તું સારું મળે તો ગમે કે ના ગમે, હે ને? આજે આપણા સ્ટુડિયોની અંદર દર્શક મિત્રો ડોક્ટર જયેશ પટેલ પધાર્યા છે, BE MS થયા છે, અને હું ડોક્ટર જયેશ પટેલને નિમંત્રણ આપું છું કે ગૌ પિયુષ વિશે એક સરસ મજાનો સંવાદ અમે રજૂ કરવા માંગીએ છીએ તમારી સામે. કાગળ પેન લઈ લેજો, નોટ પેન લઈ લેજો, લખી લેજો એના ફાયદા, પછી સંપર્ક કરી શકો છો. બરાબર છે? ડોક્ટર જયેશ પટેલ. દર્શક મિત્રો, ડોક્ટર જયેશ પટેલનું આપણા સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે. નમસ્કાર. ડોક્ટર જયેશ પટેલ સાહેબ આ વિષય પર ઘણા વખતથી સંશોધનમાં રત છે, અને એમણે શાસ્ત્રોક્ત અને મેડિકલી જે ફાયદા છે એ કદાચ મારા કરતાં વધારે અનુભવમાં લીધા છે. ડોક્ટર સાહેબ, ગૌ પિયુષમાં એવું તો શું જાદુ છે કે પ્રાચીન કાળથી આની મહત્તા આટલી બધી છે? ગો પિયુષ વિશે સમજવા પહેલા આપણે એ સમજીશું કે બચ્ચું જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે માં એને પહેલા 3 દિવસ જે દૂધ પીવડાવે છે એને કોલેસ્ટ્રોમ કહેવાય, પણ એને હ્યુમન કોલેસ્ટ્રોમ કહેવાય. તો આ કોલેસ્ટ્રોમની અંદર, માના દૂધની અંદર 90 એવા તત્વ છે જેના દ્વારા શરીરનું નિર્માણ થાય છે, શરીર લાંબો સમય ટકે છે અને દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ આપણે જે વાતાવરણમાં રહી રહ્યા છે
જ્યાં પોલ્યુશન છે, એર પોલ્યુશન છે, વોટર પોલ્યુશન છે, ફૂડ પોલ્યુશન છે, રેડિયેશન છે, આ બધા કારણોથી આ જે શક્તિ માના દ્વારા જે આપણને મળી છે એ શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે અને રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે રોગ ઉત્પન્ન થાય તો પાછા જો એ 90 ઘટક જો આપણને મળે તો આપણું શરીર પાછું તંદુરસ્ત થઈ શકે. તો સાયન્ટિસ્ટોએ એના પર રિસર્ચ અને સંશોધન ચાલુ કર્યું. તો એમને ખબર પડ્યું કે ગોપીયુષની અંદર આ 90 તત્વ મૂળ સ્વરૂપમાં માના દૂધની અંદર છે એ સેમ તત્વ ગોપીયુષમાં છે અને 4 ગણા પાવરફુલ છે એવું સાયન્ટિસ્ટોએ ગોતી કાઢ્યું. એટલે માના દૂધની અંદરના જે તત્વો હોય એના કરતા ગાયના દૂધની અંદરના તત્વો 4 ગણા પાવરફુલ છે. જી સર. અચ્છા, એ તત્વો કયા કયા છે? આની અંદર ઇમ્યુનોગ્લોબિન છે, ઇન્ટરફેરોન છે, ટ્રાન્સફર ફેક્ટર છે, કાર્ટિલેજ ગ્રોથ ફેક્ટર છે, નર્વ્સ ગ્રોથ ફેક્ટર છે. આવા બહુ જ મહત્વના 90 ઘટક છે. હવે એમાંથી આપણે એક એક ઘટક પર જો ચર્ચા કરીએ તો આપણે પહેલા ચર્ચા કરશું કાર્ટિલેજ ગ્રોથ ફેક્ટર ઉપર. આજે આપણા અહીંયા સૌથી મોટી સમસ્યા છે હાડકાની બીમારીની. જેમ કે હાડકાની બીમારી એટલે કે ગાદીનું ઘૂંટણમાં ઘસાઈ જવું, 2 મણકાની વચ્ચે ગાદી ઘસાઈ જવી, ફ્રોઝન શોલ્ડર, ટેનિસ એલ્બો, કાર્પેલ ટનલ, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, આવી બધી બીમારીઓ છે. એ સિવાય નર્વ્સ કોમ્પ્રેશન ને બધી બીમારીઓ આપણા શરીરમાં થાય છે. તો આની અંદર કાર્ટિલેજ ગ્રોથ ફેક્ટર હોવાને કારણે એ કાર્ટિલેજને રીજનરેટ કરે છે, કાર્ટિલેજને હેલ્ધી રાખે છે અને કાર્ટિલેજને રિપેર કરે છે. આની અંદર ઇન્સ્યુલિન લાઇક ગ્રોથ ફેક્ટર છે. એનો મતલબ એમ કે એટલે સાહેબ ખાસ કરીને ગાદીનો ઘસારો છે, કરોડરજ્જુમાં મણકાની વચ્ચેના ઘસારામાં, ફ્રોઝન શોલ્ડરમાં આ રિઝલ્ટ આપે છે. હા, અદ્ભુત પરિણામ આપશે એવું સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવ થયું છે અને મેં પણ પેશન્ટોમાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસમાં આના રિઝલ્ટ મળે. ઓસ્ટિયોપોરોસિસમાં બી બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળશે કારણ કે આની અંદર જે ગ્રોથ ફેક્ટર છે એ બોનનો જે ગ્રોથ અટકી ગયો છે અને બોન ડિજનરેટ થાય છે તો ગ્રોથ ફેક્ટર એને રિપેર કરશે એવું છે. સાહેબ આપ ઇન્સ્યુલિન વિશે કઈ કહી રહ્યા હતા? આની અંદર ઇન્સ્યુલિન લાઇક ગ્રોથ ફેક્ટર છે. તો એક ડાયાબિટીસનો જે મરીજ છે એ શું કરે છે? ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવા માટે ગોળી ખાય છે અથવા ઇન્સ્યુલિન લે છે. એ લેવા છતાં પણ એને કોઈને કોઈ બીજી બીમારીઓ થશે, નર્વ્સ વીક થશે કે કંઈ ને કંઈ થતું હોય છે. તો આનાથી પહેલા તો ડાયાબિટીસ પર આ કેવી રીતે કામ કરે? આની અંદર ઇન્સ્યુલિન લાઇક ગ્રોથ ફેક્ટર એટલે કે આનું મોલિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર અને ઇન્સ્યુલિનનું મોલિક્યુલર સ્ટ્રક્ચર એક જેવું છે, સિમિલર છે. એટલે આ આપણા બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન જેવું કામ કરે છે. આની અંદર ગ્રોથ ફેક્ટર હોવાને કારણે આ ઇન્સ્યુલિનના બીટા સેલ્સને રિપેર કરે છે, હેલ્ધી સેલ્સને વધારે હેલ્ધી બનાવશે, અનહેલ્ધી સેલ્સને હેલ્ધી બનાવશે અને લાંબે ગાળે આ નવા કોષ ઉત્પન્ન કરશે. એ સિવાય આની અંદર ઇમ્યુનોગ્લોબિન, ટ્રાન્સફર ને આ બધું હોવાને કારણે આપણા શરીરમાં બીજા રોગ ઉત્પન્ન થવાથી પણ દર્દીને બચાવે છે. જેમ કે ડાયાબિટીસમાં આંખની બીમારી થવી સહજ છે, બ્રેન, હાર્ટ અને કિડની. એ સિવાય ડાયાબિટીક ન્યુરોપેથી, તો આ બધામાં એ આપણને બચાવે છે. જયેશભાઈ, આપે જે વાત કરી ખાસ કરીને એનો એક અનુભવ હું રજૂ કરીશ કે જે વ્યક્તિ ઘણા બધા વર્ષોથી ઇન્સ્યુલિન લઈ રહ્યા હતા અને મારી માંજલપુર ખાતેની એક યોગ શિબિર થઈ તે વખતથી એ વ્યક્તિ મારા સંપર્કમાં આવ્યા અને ત્યારથી અમને આ ગૌપીયુષ અને બીજા સંબંધિત ઉપચારો શરૂ કર્યા. તો એ દિવસમાં 3 વાર ઇન્સ્યુલિન લેતા હતા. પણ દર્શક મિત્રો, ખુશીની વાત છે કે હમણાં જ 3 દિવસ પહેલા એમને મળ્યા અને એમને કીધું કે એમનું ઇન્સ્યુલિન ટોટલ બંધ થઈ ગયું છે. અચ્છા, આમાં એક બહુ સરસ વસ્તુ એવી અદ્ભુત છે કે ઇન્ડિયા ટીવી અને બીજા 8-10 ચેનલો ઉપર એક જ વખત એક ન્યૂઝ આવેલા કે સ્વાઇન ફ્લૂ કે ખિલાફ બ્રહ્માસ્ત્ર મિલ ગયા હૈ. એટલે કે સ્વાઇન ફ્લૂને કાબૂમાં કરવામાં અતિશય મહત્વનો આનું યોગદાન છે. કારણ કે સ્વાઇન ફ્લૂમાં H1N1 વાયરસ દ્વારા થાય છે, પણ સાયન્ટિસ્ટોએ ગોતી કાઢ્યું છે કે H1N1 કરતાં બી પાવરફુલ H1N5 આવી ગયું છે. હમણાં રવિવારના મુંબઈ સમાચારમાં આવેલું કે ગુજરાતની અંદર 4 વ્યક્તિની સ્વાઇન ફ્લૂને કારણે મૃત્યુ થઈ છે. એમાં એક અમદાવાદના લેડી ડોક્ટર પણ છે. તો આ સ્વાઇન ફ્લૂની સામે બ્રહ્માસ્ત્ર એટલા માટે છે કે આની અંદર ઇન્ટરફેરોન છે, ટ્રાન્સફર ફેક્ટર છે, ગ્રોથ ફેક્ટર છે જે સ્વાઇન ફ્લૂની સામે લડી શકે છે. ટ્રાન્સફર ફેક્ટર શું કરે છે? ટ્રાન્સફર ફેક્ટર વાયરસને ઓળખવામાં હેલ્પ કરે છે. આપણા શરીરના વ્હાઇટ સેલ જે છે એ વાયરસને કિલ કરે છે, પણ જો દુશ્મન પાવરફુલ હોય તો એને કિલ કરી શકતું નથી. તો ત્યારે ટી હેલ્પર સેલ્સને ખબર પડી જાય છે કે વાયરસ બહુ પાવરફુલ છે.
તો ટ્રાન્સફર ફેક્ટરની જો ખામી હોય તો આ મેસેજ હેડક્વાર્ટર સુધી પહોંચતો નથી. પણ આની અંદર જે ટ્રાન્સફર ફેક્ટર છે એ વ્યક્તિને મળવાને કારણે મેસેજ પહોંચે છે બ્રેન સુધી અને ત્યાંથી ઓર્ડર આવે છે થાઇમસ ગ્લેન્ડને કે કિલર સેલ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા. આ ટી કિલર સેલ્સ કમાન્ડો હોય છે, બુલેટ પ્રૂફ હોય છે, આપણે સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો આ બધા વાયરસને કિલ કરવાની ક્ષમતા રાખે છે અને વાયરસ કિલ થઈ જાય છે. પછી ફરીથી આ ટ્રાન્સફર ફેક્ટર કામ કરે છે અને થાઇમસ ગ્લેન્ડ દ્વારા સપ્રેસર સેલ્સ ઉત્પન્ન થાય છે. સપ્રેસર જે સેલ છે એ શું કરે છે, કિલર સેલ્સને ન્યુટ્રલાઇઝ કરે છે અને આપણે એક આ લડાઈ જીતી જઈએ છીએ. પણ જો સેકન્ડ ટાઈમ ટ્રાન્સફર ફેક્ટર કામ ન કરે તો સપ્રેસર સેલ જો ઉત્પન્ન ન થાય તો આ કિલર સેલ આપણા શરીરના ઉપયોગી કોષોનો નાશ કરશે. જેમ કે ઘૂંટણની ગાદી પર એને એટેક કર્યો તો ત્યાંના સેલ્સ ડેમેજ થશે, પેન્ક્રિયાસ પર એટેક કર્યું તો એમાં પ્રોબ્લેમ આવશે, નર્વ્સ પર એટેક કર્યું તો એમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. તો બોડીની સિસ્ટમ બાય મિસ્ટેક બોડીને ડેમેજ કરે છે. આવી કન્ડિશનને મેડિકલમાં ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ કહેવાય છે. એટલે આ જે કાવ કોલોસ્ટ્રોમ છે જેને ગોપ્યુસ કહેવાય છે એની અંદર એવા તત્વો છે જે ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝથી પણ આપણી રક્ષા કરે છે, એ સિવાય ઇમ્યુન ડિસીઝથી બી આપણી રક્ષા કરે છે અને બધા વાયરસની સામે એક અદ્ભુત લડાઈ છે. હા, હવે ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝમાં તો ડોક્ટર સાહેબ ઘણા બધા ડિસીઝ આવી શકે છે. દાખલા તરીકે ચામડીને લગતા ડિસીઝમાં સોરાઇસિસ છે, એક્ઝિમા છે, એવા ડિસીઝ છે. અને આપણે જે વાયરસની વાત કરી, સ્વાઇન ફ્લૂની વાયરસ, H1N1 ની વાત કરી કે H1N5 ની વાત કરી, પણ હું આપને એવું કહેવા માંગુ છું કે જે લોકોને HIV છે કે બર્ડ ફ્લૂના જે લોકોની અંદર વાયરસ છે તો શું એ લોકોને પણ આનાથી ફાયદા થાય? અને એવા તો મેડિકલ જગતમાં જેને એવું કહેવામાં આવે કે આને કોઈ જ ફાયદો નથી, પણ શું ગૌપ્યુષ્ટિ એવા તો કયા ચમત્કાર સર્જાય છે કે જેના વિશે પ્રાચીન કાળથી આપણે ગૌરવ લેતા આવ્યા છે? આપણા પ્રાચીન સમયમાં 5000 વર્ષ પહેલા પણ ચરકમાં, વાઘભટમાં, સુશ્રુતમાં આના વિશે ગોપ્યુસને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે. એ સિવાય આપણે જોઈએ તો ખજૂરાહોની ગુફામાં એક એવું દ્રશ્ય છે ત્યાંના જે આકૃતિમાં કે એક બચ્ચાને પગમાં જખમ થાય છે અને મા સ્તનમાંથી દૂધ એના જખમ ઉપર નાખે છે. તો આ વસ્તુ બતાવે છે કે આ જે ગોપ્યુસ જેને કહીએ છીએ, જેને કોલોસ્ટ્રમ કહીએ છીએ, જે મધર મિલ્કમાં પણ હોય છે, તો એ માતાના સ્તનથી જે દૂધ નીકળે છે એના દ્વારા એ બચ્ચાનું જખમ હીલ થાય છે. હવે આપણે વાત કરશું HIV-ની. જેમ આપણે હમણાં પ્રશ્ન જે મને પૂછ્યો યોગાચાર્યજીએ, તો એમાં એવું છે કે HIV-ના વ્યક્તિની અંદર HIV-ના વાયરસ વ્યક્તિની ઇમ્યુન સિસ્ટમને ડેમેજ કરે છે. એટલે ઇમ્યુન સિસ્ટમ ખરાબ થવાને કારણે ધીરે ધીરે પેશન્ટનું શરીરનું વજન ઘટતું જાય છે, ધીરે ધીરે એના ફક્ત હાડકાં બચે છે. પણ મુખ્ય પ્રોબ્લેમ એમાં થાય છે કે કન્ટિન્યુ ડિસેન્ટ્રી થતી હોય છે. એટલે જે પણ ખાધું એ તરત જ શરીરમાંથી બહાર ફેંકાઈ જાય છે. જેવું આ ગોપ્યુસનું સેવન કરવામાં આવે 3 દિવસની અંદર એના ઝાડા પર કાબુ આવે, 15 દિવસમાં એના વજન વધવાની શરૂઆત થશે અને લાંબે ગાળે સુધી એ લેતો રહે તો એનું સ્વાસ્થ્ય સારું થઈ જશે. અને જો એ લાઈફ ટાઈમ લે તો એનું મૃત્યુ HIV-ને કારણે નહીં થાય. એ ચોક્કસ સાયન્ટિફિકલી સંશોધન દ્વારા આ વાત સાબિત થયેલી છે. એટલે એવું બને કે આપણે ગૌપ્યુસ સતત એને આપીએ તો HIV-ના વાયરસ એના શરીરમાંથી નીકળી જાય કે વાયરસ મોજૂદ હોવા છતાં એ નિષ્ક્રિય રહે? વધારે આપણે જ્યાં સુધી જોઈએ તો વાયરસનો મેજર પોર્શન ખલાસ થઈ જાય છે, પણ અમુક અંશે ઇનએક્ટિવ વાયરસ પડ્યા રહેશે. એમ તો આપણા શરીરમાં, આપણા ભારતની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિનું જો આપણે ચેકિંગ કરીએ તો દરેક વ્યક્તિની અંદર ઇનએક્ટિવ TB વાયરસ પડ્યા છે. તેવી રીતે ઘણા વ્યક્તિની અંદર ઇનએક્ટિવ HIV વાયરસ હશે, પણ જ્યારે એક્ટિવ થાય ત્યારે આપણને પ્રોબ્લેમ થાય છે. જ્યાં સુધી એક્ટિવ નથી થતા ત્યાં સુધી આપણને એટલે ગોપ્યુસ લેવાથી એક્ટિવ વાયરસ ઇનએક્ટિવ થઈ જશે? ઇનએક્ટિવ લાંબે ગાળે થશે, પણ ઇમિડિયેટલી મેજર પોર્શન એનો ઇનએક્ટિવ થઈ જશે. અમુક પડ્યા છે એ આગળ ચાલીને એ પણ ખલાસ થઈ જશે. અચ્છા, હવે તે સિવાય જો બીજા કોઈ ફાયદા થતા હોય, દાખલા તરીકે મેં ગૌપ્યુસથી TB-માં ફાયદા લીધા છે, સોરાઇસિસમાં ફાયદા લીધા છે, ત્યાર પછી ઘૂંટણની સમસ્યાઓમાં ફાયદા લીધેલા છે, અને એવા તો એવા અસંખ્ય કિસ્સાઓ છે કે જેના હું અનેકવાર અનુભવ બયાન કરી ચૂક્યો છું. પણ બીજા શું શું ફાયદા લઈ શકાય એનાથી? આમાં એક અદ્ભુત વસ્તુ ખાસ કરીને વાળની સંદર્ભમાં કોઈ ફાયદા થાય? ગોપ્યુસની સેવન કરવાથી
જે વાળ છે સારા થઈ શકે છે, સ્કિન સારી થાય છે. એ સિવાય આમાં બહુ સારું એક લેક્ટિન નામનું તત્વ છે, જેનાથી મેટાબોલિઝમ વધવાને કારણે વ્યક્તિ પોતાનું વજન ઘટાડી શકે છે. એ સિવાય આની અંદર એક નર્વ્સ ગ્રોથ ફેક્ટર છે. એ નર્વ્સ ગ્રોથ ફેક્ટર અતિશય મહત્વનું તત્વ છે, જેના દ્વારા આપણી નર્વસ સિસ્ટમ પર એ વર્ક કરે છે. જેમ ન્યુરાલ્જિયા હોય, પેરાલિસિસ છે, પાર્કિન્સન છે, મોટર ન્યુરોન છે, આવી બીમારીમાં ખૂબ કામ કરે છે. મેં એક એવા વ્યક્તિનું સીટી સ્કેન જોયું છે જેના સ્કેનની અંદર એક મેજર પોર્શનમાં ડેમેજ છે, અને થોડો વખત આના સેવન કર્યા પછી 2-3 મહિના પછી પાછું જ્યારે સ્કેનિંગ કરવામાં આવ્યું તો એ ડેમેજનો જે એરિયા છે બહુ નાનો થઈ ગયો છે, એ આપણી પાસે છે. એ સિવાય એક બહુ સરસ પેશન્ટ એવું જોયું છે કે જેનું આપણી પાસે એન્જિયોગ્રાફી છે જેની અંદર બ્લોકેજ બતાવે છે, અને 3 મહિના પછીનો એક એન્જિયોગ્રાફી છે જેમાં બ્લોકેજ ક્લિયર થઈ ગયું. એવું એન્જિયોગ્રાફી બી આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલના રૂપમાં આપણા એક ડોક્ટર પાસે છે. એક એવો કિસ્સો તમે અહીંયા રજૂ કરેલો ડોક્ટર સાહેબના જાણ માટે કહું કે જેમના બ્રેઇનને બ્લડ સપ્લાય કરતી મેઇન જે 2 વેસલ્સ છે તે અને હૃદયને પોષણ પૂરું પાડતી નલિકાઓમાં બ્લોકેજીસ હતા. એ ફક્ત 3 મહિના એમને એનું સેવન કર્યું અને એમના વ્યવહારમાં ઘણા બધા ફેરફારો થઈ ગયા. એમને ચક્કર આવવાના બંધ થઈ ગયા અને એ રૂટીનની લાઈફ જીવવા લાગ્યા. પછી મારા સંપર્કમાં નથી આવ્યા. એમને શું રિપોર્ટ્સ કરાયા અને રિપોર્ટ શું આવ્યા એ હજી એમને અવારનવાર 75 વર્ષની ઉંમરે ઘણીવાર હું સ્કૂટી ચલાવતા જોઉં છું. હવે સાહેબ પૂછવાનો એક મતલબ એ કે પેરાલિસિસમાં રિઝલ્ટ આપી શકે? હા, આ પેરાલિસિસમાં અદ્ભુત છે, કારણ કે આની અંદર નર્વ્સ ગ્રોથ ફેક્ટર છે. આજ સુધી મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે બ્રેનના સેલ્સ ન્યુરોન્સ રીજનરેટ થતા નથી, પણ આના દ્વારા રીજનરેટ થાય છે, રિપેર થાય છે, અને બાકીના જે સેલ્સ છે બ્રેનના એ વધારે સ્ટ્રોંગ થવાથી શરીરની બીજી એક્ટિવિટીનો એ ભાર ઉચકી લે છે. ડૉક્ટર સાહેબ, અમારા દર્શકોને આ ખાસ એવું જણાવી દો ને કે કોઈને રોગ થયો હોય તો જ લેવાય કે કોઈ પણ લઈ શકે છે, અને કોઈ પણ લઈ શકે તો એના ફાયદા શું થાય? આ ગોપ્યુસ છે એવું નથી કે આ દર્દી માટે છે. જો કોઈ સ્વસ્થ પર્સન આનું સેવન કરે તો એને જિંદગીમાં કોઈ પણ બીમારી થશે નહીં. જેમ કે આમાં કાર્ટિલેજ ગ્રોથ ફેક્ટર છે એટલે કાર્ટિલેજ ખરાબ નહીં થાય, નર્વ્સ ગ્રોથ ફેક્ટર છે એટલે નર્વ્સ સારી રહેશે, ઇન્સ્યુલિન લાઇટ ગ્રોથ ફેક્ટર છે જેને કારણે પેનક્રિયાસ સારી રહેશે. એ સિવાય જો પેશન્ટ આને લેશે તો એની હેલ્થ સારી થશે, સારા વ્યક્તિ લેશે તો સારા રહેશે. જેમ એક્ઝામ્પલ, કોઈ શરીરથી બહુ પાતળો વ્યક્તિ છે જેનું વજન જ વધતું નથી, તો એવા વ્યક્તિને અગર આપવામાં આવે તો એનું વજન વધશે, બેલેન્સ થશે. અને એ સિવાય ઘણા કિસ્સા એવા છે કે માની ગર્ભની અંદર 7 મહિનાની પ્રેગ્નન્સી થયા છતાં બચ્ચાનું વજન વધતું જ નથી. મારા ધ્યાનમાં એક એવો કિસ્સો છે કે 7 મહિનાની પ્રેગ્નન્સીમાં વજન ફક્ત 700 ગ્રામ હતું. આનું સેવન કરવાથી 9મે મહિને એનું વજન જે છે 2 થી 2.5 કિલો જેવું થઈ ગયું. એટલે કે હવે આ પ્રેગ્નન્સીની મહિલાઓને કયા મહિને આપવું હોય તો અપાય? એમ નહીં, હું એમ કહીશ પ્રેગ્નન્સીની મહિલાને આપવા કરતા કોઈ વ્યક્તિએ જ્યારે બચ્ચા માટે પ્લાન કરે એના પહેલાથી જો આનું સેવન કરવામાં આવે, એટલે ગર્ભધારણ પહેલા, તો ફાધર અને મધર બંનેનું જો સ્વાસ્થ્ય સારું હશે અને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જો આનું કન્ટિન્યુ સેવન કરવામાં આવે તો એક સ્વસ્થ બચ્ચું પેદા થશે જેની જેનેટિકમાં સ્વાસ્થ્ય હશે. આનું વીર્યાણુ પણ વધારવાનું કામ છે. હા, આના દ્વારા શુક્રાણુ વધે છે જો આનું સેવન કરવામાં આવે તો. દર્શક મિત્રો, આપે જાણ્યું ગૌપિયુષ જાદુનો પટારો છે, જાદુનો ખજાનો છે. આપણી જ ગાય માતા દ્વારા અપાયેલો છે, પણ મહેરબાની કરીને આપણી ગાય માતાઓને તમે કચરો ના ખવડાવતા. તમે ઘાસ ખવડાવો, અને ઘાસ એટલા પ્રેમથી ખવડાવો કે 2 રૂપિયાનો ઘાસ લઈને ધડામ દઈને તમે ફેંકી દેશો એવું નહીં. ગાયના માથા પર હાથ ફેરવીને એને ગૌગ્રાસ કરાવો તો ખરા અર્થમાં જે પ્રકૃતિના પરાવર્તનના અને પરિવર્તનના સિદ્ધાંતના આધારે તમને બદલામાં જે કંઈક મળશે ને એ ઘણું બધું હશે. દર્શક મિત્રો, ઘડિયાળનું કામ ક્યારેય ચૂકી નથી. સદાય ટીક 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 કરતી સંસારની આ સૌથી મોટી વાસ્તવિક ઘટના 9:30 સમય થવા આવ્યો છે. દર્શક મિત્રો, ફરીવાર એક નવા વિષય સાથે આપણે મળીશું. તો આજના આ એપિસોડનું સંપૂર્ણ શ્રેય હું ધરતી પર અવતરેલા પરમાત્મા શિવના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું.
અને પ્રાણોથી પણ અધિક પ્રિય મારી ભારત માતાને હું વંદન કરીને આજના વિષયનું સમાપન કરું છું. વંદે માતરમ. ડૉક્ટર સાહેબ અમારા સ્ટુડિયો પર પધારે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દર્શક મિત્રો આપને પણ પ્રણામ. નમસ્તે. તનના તંદુરસ્તી સાથે અને આત્માના પરમાત્મા સાથેના મિલન એટલે કે યોગ વિશેનું રહસ્ય જાણો. યોગ વિજ્ઞાન રહસ્યમાં દરરોજ સાંજે 7:30 કલાકે ગુજરાત ન્યૂઝ પર. बचपन से हम लोग एक स्लोगन सुनते हैं. क्या है वो स्लोगन? हेल्थ इज वेल्थ, राइट? लेकिन मैं कहूँगा रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ सही नहीं है. हेल्थ इज मोर देन वेल्थ. टाइम इज मनी, आप कहोगे यस, मैं अगेन कहूँगा नो. टाइम इज मोर देन मनी. गया हुआ वक्त फिर से वापस नहीं आता है. तो ये जो वक्त जो है वही एक जीवन है. हम पैदा होते हैं पहली सांस से और मृत्यु यानी आखिरी सांस है. पहली और आखिरी सांस के बीच का जो समय है उसको हम जीवन कहते हैं. और हम कहते हैं कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अच्छा जीवन जीना है. यानी कि जो समय हमें मिला है वो अच्छे से बिताना है. यही है ना इसका मतलब? लेकिन क्या वाकई में हमें मिला हुआ समय को हम अच्छी तरह बिताते हैं या नहीं? एक इंसान जब यंग हो जाता है 22-25 साल की उम्र में, उसके माइंड में एक बहुत बड़ी कल्पना होती है. क्या है वो कल्पना? कि मुझे खूब पैसा कमाना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है. और उस पैसे कमाने को हम कहेंगे धनसुख भाई की दौड़. धनसुख भाई, जोश है जीवन जीने का ना, तो आएगा मनसुख भाई. खाओ पियो मज़ा करो घूमो फिरो, यानी मनसुख भाई. तो ये धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में ये बेचारे तनसुख भाई यानी कि शरीर, ये एकदम चक्की की तरफ पिस जाता है. तो ये दौड़ में इंसान ऐसे फंसता है कि कब 22 साल की उम्र से 50 साल का हो गया उसे पता नहीं चलता है. और तब तक 2-3 बीमारी उसके शरीर में घुस चुकी होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ 1-2 बीमारी घुस जाती है. क्या 22 साल की उम्र में यही कल्पना की थी उस 68 साल के या 50 साल के आदमी ने? कभी नहीं. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घुटने घिस जाएंगे. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको बाईपास करना पड़ेगा. तो हमने क्या सोचा था? ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन ऐसा हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है. पैसा चाहिए धनसुख भाई, तो उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं. मनसुख भाई के लिए भी इधर उधर जा रहे हैं पैसा खर्चा करके, लेकिन तनसुख भाई के लिए कुछ करते नहीं है. जिसके लिए कुछ करते नहीं है और उसके अच्छे रहने की उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद करने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है. नो डाउट उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद को पूरी करने के लिए मेहनत लगती है. और मेहनत क्या है वही हमें आज समझना है. तो ये तनसुख भाई जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे. लेकिन तनसुख भाई के लिए कुछ करने की बारी आती है तो हमारे पास एक चौथा इंसान भी है. धनसुख भाई, मनसुख भाई, तनसुख भाई, 3 इंसान हो गए. चौथा इंसान कौन है? चौथा इंसान एक वकील है हमारे पास.
और उस वकील का नाम है मनहर लाल। अगर शरीर के लिए कुछ करने की बात आती है तो मनहर लाल कुछ करने नहीं देता है, वो हमेशा रुकावट डालता है। क्यों रुकावट डालता है? क्योंकि माया देवी आज भी काम कर रही है, जिसको हम कर्म कहते हैं। मुकद्दर में लिखा होगा तो ही इंसान शरीर के लिए कुछ कर पाएगा। यहाँ बैठे हुए हर इंसान को पता है कि हेल्थ के लिए वॉकिंग अच्छा है, जॉगिंग अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है, हेल्दी फूड अच्छा है, फिर भी हमें खाना है पाव भाजी, बर्गर, पिज़्ज़ा। व्यायाम करना अच्छा है, लेकिन हमें सुबह लेट तक सोना है। हम क्या सोचते हैं? कल करेंगे, कल 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 के चक्कर में कल आज हो गया, आज फिर सोचते कल करेंगे। इस तरह कब बचपन से 55 के हो गए पता नहीं चला, और टोटल करने पे पता चलता है पाया कुछ नहीं, खोया ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि जो खो दिया वो खो दिया, लेकिन अब जो बचा है उसको नहीं खोना है। तो उसको नहीं खोना है तो उसको बचाना है, और वही हमारी ज़िंदगी का एम होना चाहिए। उसी को हम सफल जीवन कहेंगे। यानी जो आयुष्य हमारे हाथ में आज है, उस आयुष्य को हम आज से निश्चित करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। ये ज़िंदगी जीने के लिए तनसुख भाई को समझना है, तो हम ये देखेंगे कि ये तनसुख भाई बने कैसे हैं। तो ये तनसुख भाई जो है, ये 60 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं। सेल्स हेल्दी तो हमारा शरीर हेल्दी, सेल्स बीमार तो हमारी बॉडी बीमार। हम देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू इतने लोग बीमार हैं कि आपको सरप्राइज होगी। हर आदमी छोटी मोटी बीमारी से जरूर बीमार है, भले वो कहलाता वो हेल्दी, लेकिन हेल्दी है नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे पास एनर्जी के 8 सोर्स है। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी इस दुनिया में सब कुछ है, जिसको शक्ति कहते हैं। तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन होना चाहिए। ये एनर्जी लेवल मेंटेन होता है किस चीज़ से? फूड से, यानी कि खाने से। तो खाने से होता है। तो आज हम जो खाना खा रहे हैं वो सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं केमिकल है, कुछ ना कुछ है। ऊपर से हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। हिंदी का शब्द खाना कितना बढ़िया है, खा ना, लेकिन होता क्या है? खा खा, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम आता है। हिंदी के जितने भी शब्दों के पीछे ना लगता है, उसमें आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे खाना, बैठना, कितनी देर बैठोगे? चलना, देखना, उठना, दौड़ना, कूदना, तो खाना पोल्यूटेड है। उसके बाद हम हवा की बात करें तो एयर पोल्यूशन, धुआं बहुत है। फिर पानी, पानी जो है हमें सही नहीं मिलता है। इसके अलावा एनर्जी का चौथा सोर्स है सूरज की रोशनी, यानी कि FIR रेज। सुबह में और शाम को 1-1 घंटा ये रेज निकलते हैं। जिस वक्त वो निकलते हैं उस वक्त हम नहीं निकलते हैं, क्योंकि सुबह बिस्तर में और शाम को दफ्तर में होते हैं, इसलिए हम निकल नहीं पाते हैं। तो ये हो गया एनर्जी का चौथा सोर्स। 5वां सोर्स है ज़मीन में से एक ऊर्जा निकलती है, ज़मीन की ताकत, वो हमारे बॉडी में एंटर होती है। लेकिन आज हमने ज़मीन को कपड़े पहना दिए हैं, मुकुट पहना दिया है, यानी बिल्डिंग, कपड़े पहना दिए यानी रोड बना दिए। ज़मीन को हमने कोटिंग कर दिया है। कोटिंग की वजह से अंदर से जो एनर्जी का सोर्स आता है वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं हो पा रहा है। तो ये एनर्जी के 5 सोर्स में मैक्सिमम लोग फेल हो चुके हैं। अब क्या है? छठा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? आप कहोगे हमें पता है, स्ट्रेस यानी टेंशन। नहीं, स्ट्रेस यानी टेंशन नहीं है। टेंशन के लिए एक कारण होता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अटका है तो टेंशन है, पैसा आ गया तो टेंशन खत्म। लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई कारण नहीं होता है। बिना कारण का जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आप एक 10 माले की बिल्डिंग में 7वें माले पे रहते हो। आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन फिर पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन अब बीच में से लिफ्ट नीचे जा रही है। आपके अंदर एक हलचल होती है, इम्पेशंस हो जाते हो। सादी भाषा में कहो तो आप दुखी हो जाते हो। फिर लिफ्ट मिल गई, आप नीचे गए, आपके पास गाड़ी नहीं, आप रिक्शा को हाथ बताते हो, उसने मना कर दिया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप इम्पेशंस हो जाते हो। फिर क्या होता है? रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए हलचल। मीटर घूम रहा है, लेफ्ट साइड में लगा है इसलिए हलचल। फिर स्टेशन पहुंच गए और आपको जल्दी जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर।
आपने रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा वापस नहीं दे रहा, इसलिए हलचल। हमारे शरीर में टॉप टू बॉटम एक धारा चलती है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, उस धारा को मेंटेन नहीं करूँगा तो मैं भी स्ट्रेस में आ जाऊँगा। मैं आपके सामने बिना स्ट्रेस इजीली बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रेस का कंसेप्ट मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। तो अंदर एक धारा चल रही है टॉप टू बॉटम, उस धारा को मेंटेन करना है। अगर उस धारा को आप टूटने नहीं देंगे तो वो धारा धारा नहीं रहकर राधा बन जाएगी, यानी कि रियली आपको मजा आएगी। तो ये छठा एनर्जी का सोर्स आपके हाथ में है, जितना हो सकता है ले लो हाथ में, बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट सातवां एनर्जी सोर्स है साउंड स्लीप। एक बच्चा क्यों ताजा होता है? क्योंकि जब चाहे सो जाता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हाथ में होता है तो भी हमारे हाथ से बात निकल जाती है। नींद का वक्त है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, नींद का वक्त है, टीवी देख रहे हैं, नींद का वक्त है, दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, नींद का वक्त है, नाइट शो देखने जा रहे हैं, तो हम साउंड स्लीप नहीं लेते हैं। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कसरत करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह से रात तक बैठना है उनको, रिक्शा में बैठे या कार में बैठे, ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे, शायद ही कुछ कदम चलते होंगे। कसरत करने से सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारे सेल्स में पोषण तब पहुंचेगा जब सर्कुलेशन ठीक होगा। हमारे सेल्स को 4 चीज़ चाहिए: ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन और पोषक तत्व। ये 4 चीज़ कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है, इंसुलिन पैनक्रियास के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है, ग्लूकोज और पोषक तत्व इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए शरीर के हर सेल्स में ये पहुंचाया जाता है। सेल्स उसको यूज़ करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, निकलता है। लेकिन पोषण मिलना चाहिए, सर्कुलेशन फास्ट होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी फास्ट निकलता है और इस तरह हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं। लेकिन हम लोग शायद ही कसरत करते हैं, या बहुत लोग ऐसे हो गए जिसने शायद ही इतना ऊपर हाथ उठाया हो कभी पिछले 2-3 महीने में एक बार भी। तो इस तरह एनर्जी के 8 सोर्स से कहीं ना कहीं हम इसमें हमारी बहुत सारी मिस्टेक की वजह से डिसीज होती है। अब हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के टाइप्स कितने हैं? तो 5 प्रकार की हेल्थ होती है। फर्स्ट हेल्थ है फिजिकल हेल्थ। आपका आकार प्रकार भी उस हेल्थ में काउंट होता है। अगर आपके हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो वो भी एक बीमारी है। वेट कितना होना चाहिए? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करिए, उतना वेट है तो आप परफेक्ट हो। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लोग बीमार है। सेकंड हेल्थ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बीमारी के लिए कहीं ना कहीं मन का एक हिस्सा जवाबदार है, इसलिए जो भी बीमारी होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक यानी मनो शरीर। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम मन भी है, शरीर भी है, इसलिए जो बीमारी होती है ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी अगर 50 किलो सिर पे उठा के चल सकता है, लेकिन हम लोग क्या करें, उसके सिर पे 200 किलो रख देंगे तो क्या होगा? वो बैठ जाएगा। तो जिस इंसान को पैरालाइज होता है उसके सिर पे बोझा होता है। आप बोलोगे ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक आदमी 62 या 3 ईयर का होगा, मेरे पास आया। उसको मेरे पास आने के 2-2.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। तो मैंने कहा जरूर आपके सिर पे बोझा है। बोला नहीं नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी उसको खा सकती है। बोला कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बार तीसरी बार आया तो उसके दिमाग का एनालिसिस मुझे मिल गया। पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का उससे 2 साल छोटा, वो भी कुछ नहीं करता था। तीसरे लड़के ने मेरे पास जब वो पेशेंट आया तो उसी वक्त बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। ये क्या है? 3 बोझा। माँ बाप के पास कितने भी पैसे हो, लेकिन अगर बच्चा कमाता नहीं है तो वो उसके लिए डेफिनेटली बोझा है। माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है। में आदमी बैठ जाएगा। जिसके अंदर फियर कंसेप्ट है उसका घुटना घिस जाता है। जिसके अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और साइकोलॉजी इनसिक्योरिटी है
कि आज मेरे पास पैसा है कल नहीं रहा तो, और जिसके पास है उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और नहीं है उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसको होता है कमर का प्रॉब्लम। कमर टूट गई, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन, ये क्यों होता है? क्योंकि साइकोलॉजी कारण जवाबदार होता है ऑलवेज। इसलिए हम उस मेंटल हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि WHO ने डिफाइन किया है, क्या है WHO ने डिफाइन किया है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग ऑफ पर्सन एंड नॉट मैरली अ डिसीज। कोई भी डॉक्टर कोई भी इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में जरा भी नहीं सोचता है। वो कोशिश ये करता है कि इस तरह मैं इसको इस बीमारी की दवाई दूं, और दवाई देने की कोशिश की जाती है। तीसरी हेल्थ है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है? यहां जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये सोशल हेल्थ है। जब इंसान रैशनल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता है, उसको कंपनी चाहिए, उसको ग्रुप चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। जीने की मजा उसको आती है जो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व है। सोशल हेल्थ दो ही इंसान को मिल सकती है, एक तो जिसके पास पैसा बहुत है, लोग उसको सलाम मारते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, जिसके पास पैसा बहुत है लोग उसको सलाम मारते हैं, या जिसके पास ज्ञान बहुत है उसको सलाम मारते हैं। चौथी हेल्थ है फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमने कौन सी हेल्थ देखी? 4 प्रकार की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। तो आप ये सोचते होंगे जिस खुश नसीब के पास ये चारों चीज होगी तो डेफिनेटली वो बड़ा खुश नसीब इंसान होगा। लेकिन मैं ऐसे खुश नसीब इंसान को जानता हूँ जिसके बैंक बैलेंस का माप तोल करना बड़ा मुश्किल है, खानदानी बिजनेस है, 2 जनरेशन का बहुत पैसा है, फिजिकली हेल्दी है, मेंटली सोशली पैसा है, इसलिए फाइनेंशियली उस इंसान को डिप्रेशन हो गया। एक इंसान को कामयाबी जब मिलती है, चारों चीज मिल जाती है, तो उसके साथ 4 घटना घटित हो सकती है। या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या वो स्त्री के पीछे जाएगा, या वो शराब के पीछे जाएगा, या वो जुआ। इसीलिए कहावत क्या है? आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है। इसलिए जिंदगी अच्छी तब कहलाएगी ये 4 चीज में फंसे बिना। अगर आपको आगे निकलना है तो उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसको 5वीं हेल्थ कहते हैं। स्पिरिचुअल राह पे चल रहे हो इसलिए सुखी हो, और पहुंच जाओगे तो दुखी नहीं होना है। तो इस तरह 5 हेल्थ में हमने इसमें से क्या पाने की कोशिश की? हमने अपनी जिंदगी में एक ही कोशिश की, और वो कोशिश हमारी क्या है? ओनली फाइनेंशियल हेल्थ। ओनली फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमने कोशिश की। हमने बाकी 4 चीज़ों के लिए ज़िंदगी में कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा पहली सांस से जो ज़िंदगी मिली है, आखिरी सांस से ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, वो ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर उस ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो ये 5 चीज़ों को पाने की कोशिश करनी है, और पाना है इसको, और पाएंगे तो ही ज़िंदगी कामयाब बनेगी। लेकिन हम देखेंगे कि ये शरीर कैसे बना है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का सिंगल सेल से विकास होना शुरू होता है, और 9 मंथ के बाद एक पूरा बच्चा बनता है। और जब वो पैदा होता है और पहली बार सांस लेता है, ज़िंदगी शुरू होती है, तो कुदरत ने उसके लिए खुराक रखा है। माँ के स्तन में दूध रखा है और वो दूध पीता है। माँ जब उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, ये पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है। ये दूध के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या है ताकत? ये दूध ही आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। ये दूध जब प्रॉपर मिलता है तो बच्चे को उसमें से 90 इंग्रेडिएंट मिलते हैं, 90 घटक मिलते हैं, जिससे ये शरीर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये 90 इंग्रेडिएंट में से कोई इंग्रेडिएंट घटने लगता है उम्र की प्रक्रिया के साथ या उम्र के पहले, तो बीमारियां शुरू होती है। तो साइंस ने ये ढूंढना शुरू किया कि ये 90 इंग्रेडिएंट वापस इंसान को कहाँ से मिलेंगे। तो खोजते 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 ये पता चल गया कि ये मिलेंगे काउ कोलोस्ट्रम से। काउ कोलोस्ट्रम यानी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन दूध देती है, उस दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। उस दूध के अंदर यानी कि काउ कोलोस्ट्रम में और ह्यूमन कोलोस्ट्रम में बिल्कुल सिमिलरिटी है। वही 90 के 90 घटक काउ कोलोस्ट्रम में है और 4 गुना पावरफुल है। मज़ेदार बात है, 4 गुना पावरफुल है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विद्या है। चरक और श्रुशुद्ध में इसका वर्णन है
जिसको आयुर्वेद ने गो पीयूष कहा है, आयुर्वेद में है। खजुराहो की गुफा में एक ऐसा दृश्य है कि एक बच्चे को पैर में जख्म होता है और माँ अपने स्तन से उसके पैर पे दूध डाल रही है। ये खजुराहो की गुफा भी 2-2,500 साल पुरानी होगी, वहाँ पे भी ऐसा सीन है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा है। तो इसमें वही 90 इंग्रेडिएंट है। ये 90 इंग्रेडिएंट है तो ये कैसे काम करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डिवाइड हुई है डिफरेंट सिस्टम में। क्या है सिस्टम? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं शरीर। क्या है सिस्टम? तो बात करेंगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम। उसके डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हड्डी का डॉक्टर। अब ऑर्थोपेडिक में अगर हम बात करें तो शायद कोई बीमारी दवाई से नहीं ठीक होती है। हम बात करते हैं हिल में होता है स्पर, इलाज नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएंगे घुटने में आर्थराइटिस नो क्योर, हिप बोल में एविस्कुलर नेक्रोसिस नो क्योर, थोड़ा ऊपर जाएंगे लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन नो क्योर, सेम बीमारी गर्दन में होती है नो क्योर, फ्रोजन शोल्डर तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है नो क्योर, टेनिस एल्बो कार्पेल टनल ऑपरेशन करना पड़ता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमनली देखने वाली बीमारी। ये कोई भी बीमारी के लिए रियल में दवाई नहीं है और सबसे ज़्यादा बीमारी हड्डियों की है। अब कोलोस्ट्रोम के अंदर ऐसा क्या है कि हड्डियों की बीमारी को ठीक कर देता है? आपने देखा होगा एक 90 साल का इंसान भी ठीक रहता है, लेकिन ऐसा इंसान कम मिलेगा। कोई 70 साल में भी फिट है, कम मिलेंगे, क्योंकि माँ के दूध में से जो 90 इंग्रेडिएंट मिले थे उसके ख़त्म नहीं हुए। लेकिन जनरली देखा गया 1 से 35 साल को ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, डेवलपमेंट। 35 के बाद रिवर्स शुरू होता है। तो जब इसके अंदर है कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर एक तत्व है, अगर ये कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर ख़त्म हो गया तो धीरे 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 क्या होगा कि जो जॉइंट वीक होगा वहाँ की गादी ख़त्म होनी शुरू होगी। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? नया कार्टिलेज बनाता है। हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है कि हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। आप वही नहीं हो जो पैदा हुए, सिवाय के कुछ सेल्स न्यूरॉन्स वगैरह को छोड़कर ये नए बनते रहते हैं। उसमें से कार्टिलेज भी वैसे है कि उसको मेंटेन रखना है, वो वापस से रीजनरेट नहीं होते गए। तो आज तक साइंस कहता था कि 4 प्रकार के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। कौन से हैं? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ऑल जॉइंट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, लंग्स सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स और नर्वस सिस्टम के सेल्स जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन आज तक की ये साइंस की खोज अब समाप्त हो चुकी है। अब साइंस ने नई खोज की कि ये 4 प्रकार के सेल्स वापस बन सकते हैं और किस चीज़ से बनेंगे? कोलोस्ट्रोम से और या तो स्टेम सेल से। अभी स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो यूम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, उस वक्त जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके रखना है और 51,000 लगता है 21 ईयर के लिए। अब क्या आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी लैंसेट और पबमेड में कही गई है, वो है कोलोस्ट्रोम। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की अथॉरिटी होती है। अगर आप कोई एमडी डॉक्टर को कहोगे कि लैंसेट एंड पबमेड में इसका ऐसा रेफरेंस है, तो कहेगा ये दवाई मेरे को दे दो और मेरे पेशेंट को दे दो, मैं इसको लेना चाहूँगा, इतना इंपॉर्टेंट इसका रेफरेंस है। इसके अंदर जो कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है वो कार्टिलेज को बनाता है, हेल्दी रखता है और रीजनरेट करता है। इसलिए इसमें कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट के लिए। इसके अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है जिससे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं और न्यूरॉन्स हेल्दी बनते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होती है, CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सारा खेल है इस बॉडी के अंदर, जिसको हम कहेंगे नेटवर्क। नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन कहते हैं। लेकिन शायद आपको एक बात कहूँगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बीमारी का इलाज नहीं है। मोटर न्यूरॉन नो क्योर, मोटर न्यूरॉन, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेबेलम एट्रोपी, अल्जाइमर डिसीज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीमारी न्यूरॉन्स में खराबी आने से होती है। आज तक का साइंस का रिकॉर्ड ये है कि इसको फिर से रीजनरेट करने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए कोई दवाई नहीं थी। लेकिन अब कोलोस्ट्रोम आ गया है। कोलोस्ट्रोम के अंदर
नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है जिसके थ्रू ये काम हो सकता है और होता है, इसलिए ये अतिशय उपयोगी है। हम लोग कहेंगे कि ये समय में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है और वो क्रांति है कोलोस्ट्रोम, क्योंकि कोलोस्ट्रोम एक ऐसा तत्व है जो गाय के दूध से मिलता है। कौन सा दूध? गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में। यहाँ जो इम्यूरिच कैप्सूल अवेलेबल है वो पहले 16 घंटे के दूध से बनी हुई है, 16 घंटे के दूध से। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो 90 इंग्रेडिएंट है जिसमें से 2 की हमने बात की, ये 90 इंग्रेडिएंट ना कोई फ्रूट में है, ना कोई जड़ी बूटी में है, ना कोई खाने वाली चीज़ में है और ना ही कोई एलोपैथी की दवाई में है। ये इस पृथ्वी पे ओनली एंड ओनली काउ कोलोस्ट्रोम में है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? तो कोलोस्ट्रोम का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए ये बॉडी में जाकर इंसुलिन जैसा काम करता है और इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और दूसरे ग्रोथ फैक्टर होने के कारण ये पैनक्रियाज के सेल्स को रिपेयर करता है। अब हम लोग बात करें पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के बीटा सेल की 3 कंडीशन होती है डायबिटीज़ में। एक कंडीशन ये है कि कुछ सेल्स डेड हो गए, कुछ सेल्स अनहेल्दी हो गए और कुछ सेल्स हेल्दी है। होता क्या है? इंसुलिन कम पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है? गोली खानी पड़ती है या इंसुलिन लेना पड़ता है। ये क्या करेगा? अनहेल्दी सेल्स को तुरंत हेल्दी बना देगा, हेल्दी सेल्स को और हेल्दी बनाएगा, तो नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और लॉन्ग रन में आगे चल के नए सेल्स रीजनरेट हो गए। ये रीजनरेट हो गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के साइंटिस्टों ने करोड़ों रुपया लगाकर, करोड़ों डॉलर लगाकर रिसर्च किया है। उस रिसर्च का रेफरेंस लैंसेट एंड पबमेड में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यानी कि ये लैब में प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर धन्वंतरी के जरिए जो प्रोडक्ट इम्यूरिच मिल रहा है, यहाँ डॉक्टर रमेश पाटिल ने अपने खुद के हॉस्पिटल में, इसके अलावा और 12-13 हॉस्पिटल में इस प्रोडक्ट की डिफरेंट डिसीज पे R&D की हुई है, यानी कि क्लिनिकल रिपोर्ट को मान्यता दी जाती है। क्लिनिकल रिपोर्ट से ही प्रूव होता है कि ये प्रोडक्ट काम करता है। बातें करने से नहीं, 4 आदमी बोलेगा उससे नहीं होता है। अभी हम लोग बात करेंगे वायरस की। इसी तरह जैसे जैसे एंटीबायोटिक खोजी गई वैसे वैसे नए हाइब्रिड वायरस आते गए और आज हम उस मुकाम पे है जहां H1N1 नहीं H1N5 आ गया है। H1N5 12 घंटे का टाइम देता है इंसान को। H1N1 तो 15 दिन या महीने का समय देता है, बचना है तो टाइम है। यहाँ तो बचना है तो नो टाइम, यहाँ तो सीधी जाने की बात है। तो आप सरप्राइज मत करिए, ऐसा होते रहेगा, होने वाला है। WHO ने बताया कि हर तीसरे इंसान को स्वाइन फ्लू हो सकता है। ठंडी के मौसम में स्वाइन फ्लू बढ़ता है। आपने शुरुआत में एक न्यूज़ देखा, 8 चैनल ने इसको नोट किया है कि स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट हमने अल्कलाइन मेंटेन करना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं वो सारा एसिडिक होता है। एक बार मान लो, तो एसिडिक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है। कुदरत ने एक ऐसी अद्भुत रचना की है, शायद ये रचना न की होती तो इंसान का क्या होता। क्या अद्भुत रचना है कि ब्लड अपना pH 7.4 मेंटेन करता है। वो मेंटेन करने के लिए सेल्स के पास अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स बोलता है अब मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा। उस समय बॉडी में एक अद्भुत घटना घटित होती है, वो घटना है फैट सेल। फैट सेल बनते हैं और वो एसिड को स्टोर करते हैं। अगर फैट सेल एसिड को स्टोर नहीं करेगा तो एसिड का दूसरा स्वरूप, एसिड भगवान जैसा, उसका मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है, अनेक स्वरूप में वो प्रकट होता है। पहला प्रकट स्वरूप उसका है साक्षात, वो है फैट सेल। अगर पेट निकल रहा है, चर्बी है, तो वो एसिड है। आप देखो जिम्नेशियम में लोग जा रहे हैं, 2-2 घंटा व्यायाम करते हैं, एक कैलोरी कैटलॉग दिया है, 1200 कैलोरी से ज़्यादा खाने का नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे, वजन नहीं घटता, क्योंकि एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड बनता है और 1200 कैलोरी एसिडिक फूड खाया तो नेचुरली ये वेट मेंटेन रहेगा, घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ सकता है। और घट गया तो भारी पेमेंट करना पड़ेगा।